हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डीएनए के टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें डीएनए के बारे में हम पढ़ रहे थे। डीएनए क्या होता है, डीएनए कैसे होता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। मैंने बताया था आपको कि डीएनए हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको इस साथ डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, अब जिस पर हम आगे बढ़ेंगे वो ये है कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए किस रूप में पाया जाता है ना। डीएनए से हम आरएनए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आरएनए से हम डीएनए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डीएनए में क्या नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए क्या है, जो डीएनए होता है, डीएनए को हम मुख्य रूप से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट होता है। पहला जो होता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा जो होता है फॉस्फेट होता है। दोस्तों, ये तो मुख्य रूप से अलग चीज हो जाता है, परंतु हम इसको न्यूक्लियोसाइड को मुख्य रूप से फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। दो पार्ट में इसलिए डिवाइड करते हैं, देखिए क्या है इसमें, शुगर। न्यूक्लियोसाइड कहां डिवाइड होगा? शुगर के रूप में। यानी कि डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, अब वो हम देख रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है और फॉस्फेट पाया जाता है। मुख्य रूप से हम डीएनए को डायरेक्ट इस शुगर और नाइट्रोजन में बेस में भी डिवाइड कर सकते थे, परंतु मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोसाइड दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा शुगर और दूसरा जो होगा वो ये होगा आपका नाइट्रोजन बेस। क्या होगा? नाइट्रोजन बेस होगा। ठीक है ना। पहला क्या होगा? शुगर और दूसरा होगा नाइट्रोजन बेस। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस फिर पार्ट में डिवाइड होगा। ये नाइट्रोजन बेस भी जो होगा पार्ट में डिवाइड होगा। दरअसल हम इस नाइट्रोजन बेस का ही उपयोग करके डीएनए से आरएनए में और आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में डिवाइड होगा। जो पहला पार्ट होगा वो होगा प्यूरिन। पहला पार्ट क्या होगा? वो होगा प्यूरिन। और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा पाइरेडिन। पाइरेडिन। ठीक है ना। मतलब कि डीएनए दो पार्ट में डिवाइड हुआ, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। उसके बाद ये न्यूक्लियोसाइड शुगर और नाइट्रोजन बेस में डिवाइड हुआ। ये नाइट्रोजन बेस फिर प्यूरिन और पाइरेडिन में डिवाइड हुआ है। ठीक है ना। प्यूरिन को हम मुख्य रूप से ए और जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एडेनिन और गुआनिन। क्या? एडेनिन और गुआनिन। ठीक है ना। और प्यूरिन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? थायमिन और साइटोसिन। क्या? थायमिन और साइटोसिन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार में पाया जाता है। पहला प्रकार होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा प्रकार होता है जो है वो होता है फॉस्फेट। ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड फिर दो पार्ट में पाया जाएगा। पहला पार्ट जो होगा वो शुगर होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो नाइट्रोजन बेस होगा। इस नाइट्रोजन बेस को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्यूरिन और दूसरा है पाइरेडिन। ये पाइरेडिन फिर टू पार्ट में डिवाइड हुआ, ए जी यानी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए आप ए जी टी सी, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये होता है। और इसके बीच में जो पाया जाता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना। तो एटीजीसी, एटीजीसी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे इसके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना। दरअसल जब हमें डीएनए से, यानी कि क्या, जब हमें कन्वर्ट करना है, क्या डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करना होगा, यानी जब डीएनए को हमें आरएनए में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? इस थायमिन की जगह पर, इस थायमिन की जगह पर हम क्या ऐड कर देंगे? अगर हमने यूरेसिल ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? यूरेसिल इसमें जोड़ दिया, यानी थायमिन की जगह जैसे ही हम यूरेसिल लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो आरएनए बन जाएगा। ठीक है ना। अगर
यूरेसिल की जगह हमने फिर से थायामीन लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो डीएनए बन जाएगा। तो कभी कभार क्वेश्चन उठता है कि डीएनए से आरएनए में परिवर्तन करने के लिए हम कहां पर परिवर्तन करेंगे, तो हम कह सकते हैं हम डीएनए के इस नाइट्रोजन बेस में परिवर्तन, नाइट्रोजन बेस को परिवर्तित करके हम डीएनए से आरएनए में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना इसमें, थायमिन को उठा के वहां पर यूरेसिल रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आरएनए। और आरएनए, फिर आरएनए से अगर हमें दोबारा डीएनए में बनाना है तो उस यूरेसिल को हटाकर वहां पर हम क्या रख देंगे, थायमिन रख देंगे, तो कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए से आरएनए में, आरएनए से डीएनए में। दूसरा बात, आपको डीएनए के बारे में बता दें, डीएनए कहां पाया जाता है, डीएनए हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है ना। न्यूक्लियस में किस फॉर्म में पाया जाता है, ये क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है, आपको पता ही है किस फॉर्म में पाया जाता है, ये क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। उस क्रोमोसोम को थोड़ा सा खींचा था तो क्या बन गया था, डीएनए। ये पहले वाले पार्ट में मेरे मिल जाएगा, इसी डीएनए से रिलेटेड जो मैंने पहला पार्ट बनाया हुआ है ना, उसमें ये मिल जाएगा, तो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब डीएनए को थोड़ा सा और खींचा था तो काय में कन्वर्ट हो गया था, वो जीन में कन्वर्ट हो गया था। आपको मैंने ये पहले वाले वीडियो में सब बता दिया है ना। डीएनए कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में, यानी कि हमने किसी कोशिका को उठाया और उसके कोशिका से उसके न्यूक्लियस यानी उसके केंद्रक में अगर हम सर्च करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें डीएनए मिलेगा। वो किस रूप में पाया जाएगा, वो क्रोमोसोम के रूप में पाया जाएगा, वो गुणसूत्र के रूप में पाया जाएगा। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। तो देखिए, इस डीएनए को थोड़ा सा और खींचेंगे तो हमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब कि कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, है ना। और इसमें ये क्या रहते हैं, ये जो रहते हैं ना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए से हमें ये विस्तृत जानकारी है, बताया है आपको कि डीएनए की जो सबसे पहले जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो वाटसन और क्रिक ने किया था, इसका अवलोकन कार्ल बेक्स ने किया था। तो ये था जो है ना डीएनए का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए इसमें ये पॉइंट पाया जाएगा ना, तो यहीं पर AGTC, AGTC इस फॉर्म में इसमें पाया जाता है। आपको पता है ये क्रोमेटिन होता है, क्या होता है ये क्रोमेटिन होता है ना। ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मैंने बताया नाइट्रोजन बेस के उसमें रहते हैं, और ये क्रोमेटिन होता है। तो हमारे पास और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो विस्तृत जानकारी है ये डीएनए के बारे में, ठीक है ना। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाएगा। अगर कहां कहां ये रहता है वो बात अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, कोशिकाओं में रहता है, उसके बाद कहां रहता है आपका किसी मनुष्य के कोशिका में, और साइटोप्लाज्म में नहीं, यानी कि कहां न्यूक्लियस में रहता है ये, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अधिकतर ये जीवित जंतुओं में ही देखने को मिलता है, जीवित जंतुओं में ही देखने को मिलता है। कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, पत्तियों में भी पाया जाता है। तो ये डीएनए होता है जो कि क्या काम करता है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करता है, उसके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पहुंचाने का काम करता है डीएनए, है ना। डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मान लीजिए अगर ये गलत इंफॉर्मेशन दे देगा तो मनुष्य दूसरा पैदा हो जाएगा, मतलब कि क्या, उससे मनुष्य की पीढ़ी से दूसरा कुछ पैदा हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि हम आदिमानव से शुरुआत करके आज के मनुष्य तक की जिंदगी में कितने परिवर्तन हमें दिखाई दिए हैं, उसको हम उत्परिवर्तन बोलते हैं। आदिमानव से लेकर आज तक हमें डीएनए में जो इंफॉर्मेशन आते गया उस आधार पर नई पीढ़ी हमारे सामने आती गई है, ठीक है ना। मान लीजिए कभी डीएनए गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तो क्या होगा, मान लीजिए कभी डीएनए गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, यानी कि जो किसी महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है
स्पर्म के माध्यम से अगर उसमें गलत इंफॉर्मेशन गया, डीएनए के माध्यम से उसमें गलत इंफॉर्मेशन गया, तो सोच रहे हो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसका जो बच्चा होगा उसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी जरूर रहेगी, यानी कुछ ना कुछ डिसऑर्डर जरूर रहेंगे, है ना। वो डिसऑर्डर कुछ बड़े भी हो सकते हैं, वो डिसऑर्डर कुछ छोटे भी हो सकते हैं। अब जो नया बच्चा पैदा हुआ है वो जब अपनी पीढ़ी अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा वो अपने बच्चे में, इस तरह से एक क्रमगत पीढ़ी चल जाएगी और वो फिर एक नया समष्टि का निर्माण कर लेगी। तो डीएनए जो होता है ना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। 12th में डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ लेता है, तो आप जाहिर सी बात है कि 4 अंतर पूछता है, आप बता सकते हो, ठीक है ना। जब मैं भी ये भी क्वेश्चन करवा दूंगा डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, जब मैं आरएनए का पूरा बता दूंगा ना आपको, तो फिर हम लास्ट में जाकर उसको कंक्लूड कर देंगे और फिर डीएनए और आरएनए में हमें अंतर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था। अभी क्या है, मैं इसके बाद जो है ना आरएनए का वीडियो बनाने वाला हूँ, और इसके बाद आरएनए का टॉपिक लेने वाला हूँ, है ना। तो जब तक के लिए जो है ना आरएनए के लिए अब हम डिस्कशन करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है हमें पता है, आरएनए के बारे में हम कैसे बता रहे हैं हम आपको, देखिए आरएनए, है ना। आरएनए की विस्तृत जानकारी, जो सबसे पहले इसमें शुगर कौन सा होता है, तो इसमें जो शुगर होता है यानी कि इसके अंदर जो शुगर होता है वो होता है, कौन सा शुगर होता है, इसके अंदर राइबोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, यह क्या काम करता है, इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन का क्या करता है, ये निर्माण करता है, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी शुगर क्या काम करता है, शुगर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? स्ट्रक्चर जो होता है ना वो होता है सिंगल हेलिक्स। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एकल कुंडलित संरचना पाई जाती है। एकल कौन सी संरचना पाई जाती है? एकल कुंडलित संरचना पाई जाती है। फिर से देखेंगे हम कि आरएनए क्या होता है, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है ना। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन बनाता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स, यानी एकल कुंडलित संरचना पाई जाती है। कुछ इस तरह से इसकी संरचना पाई जाती है, कुछ इस तरह से इसकी संरचना पाई जाती है। ये हमारे बिल्कुल वर्टिकल कॉलम की तरह दिखाई देता है ना। तो इसके अंदर ए जी टी सी कुछ इस तरह से संरचना पाई जाती है। हमें पता है कि आरएनए के अंदर यहां पर, डीएनए के अंदर यहां पर होता है ए जी टी सी, लेकिन जब हम इसमें आरएनए की जब संरचना पढ़ेंगे ना, तो आरएनए की संरचना में क्या होगा, इस टी की जगह पर क्या जुड़ा रहता है? यू, यानी यूरेसिल जुड़ा रहता है। यानी कि हम यहां पर क्या लिखेंगे? हम यहां पर यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे, तब जाकर यह आरएनए बन गया, है ना। क्या बन गया? आरएनए बन गया होगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है, तो आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। कौन सा बेस पाया जाता है? यानी पूछ लेगा कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, तो पूछ लेंगे आंसर क्या है? नाइट्रोजन बेस क्या होता है? यूरेसिल। अगर इसका हमें डीएनए बनाना है तो क्या करेंगे? डीएनए बनाने के लिए हम यूरेसिल की जगह पर क्या ले लेंगे? थायामीन, यानी टी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? थायामीन बन जाएगा। ये बात आप जानते हो, है ना। तो ये था नॉर्मल एक जानकारी थी आरएनए के बारे में। कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना। डबल हेलिक्स नहीं पाया जाता है, एकल कुंडलित संरचना पाई जाती है। राइबोज शुगर होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ आरएनए। देखते हैं इसमें हम टाइप्स ऑफ आरएनए, है ना। टाइप्स ऑफ आरएनए देखते समय
हम क्या करेंगे, हमें कितना है देखेंगे कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ये मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा देखिए, एक होता है mRNA, इसको हमेशा स्मॉल से, जो भी पहला वर्ड रहेगा ना उसके प्रकार में वो हमेशा स्मॉल रहेगा। तो एक होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और चौथा होता है rRNA। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर बात करूं तो mRNA, tRNA और rRNA ये होता है। ठीक है ना। होता क्या है, थोड़ा सा जनरल बता रहा हूं आपको, जीएस बता रहा हूं आपको मैं। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन जब निर्माण होता है, यानी जब हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है ना, तो वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से, यानी 20 प्रकार के अमीनो एसिड से हमें एक प्रोटीन मिलता है ना। कितने, यानी 20 अमीनो एसिड जब आपस में एक यौगिक बनाएंगे तो उस यौगिक का नाम क्या होता है, प्रोटीन नाम होता है ना। तो 20 अमीनो एसिड जब मिलेंगे तब एक प्रोटीन बनेगा। इस 20 में से 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में पहले से पाए जाते हैं, है ना। इस 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में पहले से पाए जाते हैं, जो कि हमें कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें उसको कहीं से नहीं लेंगे, हमारे बॉडी में ही पहले से पाए जाते हैं। और 10 अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड कहाँ रहते हैं, वो हमें कहां से लेना पड़ता है, वो हमें फूड से लेना पड़ता है। कहां से लेना पड़ता है, फूड से लेना पड़ता है। ठीक है ना। ये 10 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत हमें खाने से पड़ती है। आगे समझ में, ठीक है। तो यानी कि 10 अमीनो एसिड हमारे कहां रहते हैं, फूड से मिलते हैं, यानी हमें कहां से मिलते हैं, ये भोजन से मिलते, भोजन से मिलते हैं हमें। और 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से पाए जाते हैं। 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। उस 20 में से 10 अमीनो एसिड पहले से हमारे शरीर में है, उसको हमें कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। 10 अमीनो एसिड हमें कहां से लेना है, हमें भोजन से लेना है। ठीक है। तो ये था बेसिक, आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। ठीक है। देखिए mRNA का काम क्या है, यह न्यूक्लिक अम्लों को पहचानता है। जो अमीनो एसिड हमारे भोजन के साथ हमारे बॉडी में आएंगे, उसको यह पहचानने का काम करेगा। ये क्या काम करेगा, परिवहन का काम करेगा। क्या करेगा, ये परिवहन का काम करेगा। और ये क्या करेगा, निर्माण का, है ना। ये टाइप्स ऑफ आरएनए में mRNA क्या करेगा, न्यूक्लिक अम्लों को पहचानने का काम करेगा, अमीनो एसिड को पहचानने का काम करेगा। tRNA में परिवहन का काम करेगा और rRNA में उसका निर्माण कर देगा, यानी प्रोटीन का निर्माण कर देगा, है ना। इसको राइबोस आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोस आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइबोस आरएनए बोलते हैं। पहचानेगा कैसे, पहले से हमारे शरीर में 10 प्रकार के क्या है, अमीनो एसिड रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से रखे हुए हैं, हमें केवल 10 चाहिए। ठीक है ना। तो कैसे, मान लीजिए अपन कोई खाना खा रहे हैं, ठीक है। खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय हमारे खाने में, हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है ना, विटामिन्स होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन्हीं में न्यूक्लिक एसिड छिपा हुआ रहता है। तो आरएनए का काम क्या है, आरएनए में भी mRNA का काम क्या है, यह चुपचाप बैठा रहता है और जैसे ही न्यूक्लिक एसिड हमारे भोजन के रूप में हमारे बॉडी में आता है तो उसमें से अमीनो एसिड को पहचान कर अपने पास इकट्ठा करके रख लेता है। यानी कि यह चुपचाप बैठल बैठल क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को पहचानता है और अपने पास इकट्ठा करके रख लेता है ना। चुपचाप बैठा रहता है, आजा आजा आजा, जैसे मतलब अपने पास इकट्ठा करके क्या करता है, mRNA सारे न्यूक्लिक एसिड को इकट्ठा कर लेता है, सारे न्यूक्लिक अम्ल को क्या करता है,
इकट्ठा करके रखता है। यानी पहचान के उसको क्या कर, पहले क्या करता, पहले पहचानता है, वो हर कोई को थोड़ी ना बुला लेगा, जो न्यूक्लिक एसिड रहेगा उसी को यह पहचानेगा और उसको उठाकर अपने पास इकट्ठा करके रख लेगा। दूसरी बात, अब क्या करेगा, वो खुद देने नहीं जाएगा, यानी कि ये जो mRNA है ना, खुद इसके पास नहीं जाएगा, इसको बुलाएगा, ए tRNA इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये इसको बुलाकर बोलेगा लो इतना सारा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, तुम ले जाकर उसको दे दो। यानी कि ये tRNA क्या करेगा, परिवहन का काम करेगा, ये सारे न्यूक्लिक एसिड को अपने पास लेकर परिवहन करके किसके पास पहुंच जाएगा, आरआरएनए के पास। और जैसे ही पूरे न्यूक्लिक एसिड यानी 10 के 10 जो इसने पहचान के रखे थे ना, इसने इसको दिया, इसने ले जाकर किसको दिया, आरआरएनए को दिया, और आरआरएनए क्या करेगा, तुरंत उसका प्रोटीन बना देगा, तुरंत क्या करेगा, उसका प्रोटीन बना देगा। फिर ये 10 पहचानेगा, फिर इसको देगा, फिर ये इसको ले जाकर उसको देगा। यानी कि यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में न्यूक्लिक अम्ल आते रहते हैं, ये उसको पहचानता है, इसको बुलाता है अपने पास, ले बेटा 10 इकट्ठे हो गए, ले जाकर आरआरएनए को दे दे। तो वो ले जाकर क्या करता है, आरआरएनए को देता है, और आरआरएनए के पास पहले से 10 तो है, 10 और मिल गए, 20 अमीनो अम्ल मिलकर क्या बना लेते हैं, वो एक प्रोटीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक प्रोटीन बना लेते हैं। तो आरआरएनए का यही काम है। कभी कभार पूछ देता है 12th में, खासकर एनसीईआरटी में कहीं कहीं पूछ देता है कि टीआरएनए के काम क्या कार्य है। तो हमें पता है टीआरएनए परिवहन का काम करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना। यह मुख्य रूप से अमीनो एसिड को आरआरएनए तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है, जहां पर उसका प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक है ना। एमआरएनए पूछ लेगा तो क्या होगा, एमआरएनए हमें पता है वह भोजन में आने वाले न्यूक्लिक अम्लों को पहचानने का काम करता है, समझ गए। आरआरएनए क्या करता है, आरआरएनए मतलब राइबोज आरएनए, यह प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो ये चीजें जो है ना टाइप्स ऑफ आरएनए में आती है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। बहुत इजी है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्या होता है कि कोरोना का टेस्ट कैसे होता है, कोरोना का टेस्ट कैसे होता है। एक नॉर्मल टेस्ट आया है जो कि शुरू से ही है, आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट, ये आरटीपीसीआर टेस्ट आपने बहुत सुना होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। ये आरटीपीसीआर टेस्ट एक ऐसा तकनीक है, हमें पता है कोरोना वायरस में, कोरोना वायरस को अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका अध्ययन करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि ससुरा कोरोना में डीएनए नाम का कोई चीज नहीं है। अगर डीएनए नाम का चीज उसका होता तो कभी उसको मार के खत्म कर दिया होता, लेकिन उसमें डीएनए है ही नहीं है। वहां पर क्या है, वहां पर आरएनए है, इसीलिए वो आरएनए क्या करता है, अपना म्यूटेशन करता रहता है। म्यूटेशन मतलब अपने आप को चेंज करता रहता है, कभी कोई दूसरा आ जाता है तो कभी कोई दूसरा आ जाता है। तो इसलिए वैज्ञानिक भी सब डोकलोल खाने उसको ताकता रहता है और कुछ नहीं कर पाता। मतलब कि अगर कोरोना में डीएनए होता तो हमें वैक्सीन बनाने के, वैक्सीन निर्माण में और सहायता मिल जाती, परंतु ऐसा नहीं है। क्या होता है कि ये उसमें कोरोना के उसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है ना। तो पहले क्या होता है ना, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, ठीक है ना। यानी कि ध्यान रखना यहां पर, डीएनए को जब आरएनए में बदला जाता है, यानी डीएनए से आरएनए में परिवर्तन, डीएनए से आरएनए में परिवर्तन क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है वो, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए में परिवर्तन क्या कहलाता है, रिवर्स। क्या कहलाता है, रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन में परिवर्तन क्या कहलाता है? आरएनए से प्रोटीन में परिवर्तन कराता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। आप देखिए आप कैसे होगा ये। जब डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में तो ये होगा आपका क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। और यही आरएनए जब पुनः डीएनए में परिवर्तन होगा, यानी यही आरएनए जब डीएनए में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए बोलते हैं आरटी पीसीआर टेस्ट। क्या बोलते हैं? आरटी पीसीआर टेस्ट। यानी कि हमारे आरएनए वैक्सीन कोरोना में क्या है? आरएनए है। आरएनए को हम पहले क्या करते हैं? डीएनए में परिवर्तित करते हैं। क्या में परिवर्तित करते हैं? डीएनए में परिवर्तित करते हैं। इसलिए बोलते हैं उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी। ठीक है ना? फिर उसको डीएनए में परिवर्तित करने के बाद तब हम उसको क्या करते हैं? कोरोना अगर होगा तो बोल देगा कि कोरोना पॉजिटिव, अगर नहीं होगा तो कोरोना नेगेटिव। इसीलिए इस प्रकार के टेस्ट करने में मामूनतन 3 दिन तो लग ही जाता है। ठीक है ना? लेकिन अब जो आ गया है वो आ गया है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू जल्दी से जल्दी कोरोना के बारे में जांच करके उसको जो है पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है और जो है फिर उसकी कार्रवाई आगे होती है। तो ये था तरीका आपका क्या? आरटीपीसीआर टेस्ट का। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरएनए से प्रोटीन में बदलने के लिए, आरएनए से जब प्रोटीन में बदला जाता है, आरएनए को जब प्रोटीन में बदला जाता है तो वो विधि कौन सी कहलाती है? तो उस विधि को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन बोला जाता है। आरएनए से अगर एक बार प्रोटीन बन गया तो दोबारा वो आरएनए कभी नहीं बन पाएगा, है ना? डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं और आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, देखिए, डीएनए से आरएनए में परिवर्तन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए में परिवर्तन क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से पुनः आरएनए से प्रोटीन में परिवर्तन ट्रांसलेशन। ये था, इसी विधि से कोरोना टेस्ट हो जाता है। क्या होता है? इसी विधि से जो है कोरोना टेस्ट होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये होता है आपका कोरोना टेस्ट का, आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये था एक नॉर्मल डीएनए और आरएनए के बारे में स्ट्रक्चर, उसके बारे में बेसिक चीजें, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या काम करता है, आरएनए काम करता है। डीएनए क्या काम था? डीएनए का आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी से पीढ़ी तक पहुंचाने का काम था। आरएनए का क्या काम था? उसको न्यूक्लिक एसिड को पहचानना, उसका परिवहन करना और प्रोटीन बनाना, ये आरएनए का काम था। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भुला भटक कर मेरे चैनल पे आ गए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं बेहद कोशिश करूंगा और बेहद मेहनत करूंगा कि आपको उस टॉपिक पर जो है मैं आपको उसका वीडियो उपलब्ध करा सकूं। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।